गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट EFM सब्जेक्ट में हम सब व्यवसायिक अर्थशास्त्र जो अपना विषय है उसका अध्ययन कर रहे थे। लास्ट वीडियो तक हम सब ने कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है। जब कुल उपयोगिता धनात्मक रहती है जबकि सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव भी रहती है, शून्य भी हो जाती है और उसके बाद में ऋणात्मक भी होती चली जाती है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या अंतर है, जो कि आप सब स्क्रीन के माध्यम से देख रहे होंगे। इसके बाद में कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता में अंतर जो करते हैं उसका क्या महत्व है और उपभोक्ता की बचत क्या होती है, इसके बारे में हम सब अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में अंतर। कुल उपयोगिता का मतलब अपन यह समझते हैं कि किसी भी वस्तु की विभिन्न इकाइयों या उनकी मात्राओं के उपभोग से जो प्राप्त उपयोगिता है उन सब का जो जोड़ होता है, उन्हें अपन जब जोड़ लेते हैं तो उसे ही हम क्या कहेंगे, कुल उपयोगिता कहते हैं। जबकि इसके विपरीत सीमांत उपयोगिता से मतलब यह है कि किसी भी वस्तु की एक अधिक इकाई या कम इकाई का उपभोग करने के पश्चात कुल उपयोगिता में जो होने वाला परिवर्तन है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। दूसरा अंतर है इनका, जैसे कुल उपयोगिता का अनुमान किसी भी वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता के जोड़ से लगाते हैं, जो कि फॉर्मूला आप देख रहे हो स्क्रीन में। टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है सभी उनका योग कर लेते हैं तो प्राप्त होने वाला योगफल ही क्या कहलाएगा, ये टोटल यूटिलिटी कहलाएगा। अर्थात टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी का जोड़, उससे योग कर लेंगे तो अपने को टोटल यूटिलिटी प्राप्त हो जाएगी। दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। इसका मतलब है कुल उपयोगिता का अनुमान कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को उस वस्तु की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से भाग दे करके निकाला जाता है। तो ये दोनों में फॉर्मूले का अंतर के हिसाब से हो गया। पहला उनकी परिभाषा के आधार पर हो गया। तीसरा अंतर है किसी भी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का जैसे जैसे अधिक उपभोग किया जाता है त्यों त्यों उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती हुई चली जाती है, परंतु कुल उपयोगिता वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से तब तक बढ़ती रहती है जब तक वह बिंदु नहीं आ जाता जिस पर सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। यानी मार्जिनल यूटिलिटी पर तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू हो जाता है, जबकि कुल उपयोगिता हमें पॉजिटिव रूप से बढ़ती हुई मिलती है। शून्य बिंदु के बाद में जैसे वो पॉजिटिव तो रहती है लेकिन जो पिछली इकाई है उससे वह उसका योग जो है वो कम होता हुआ चला जाता है। अगला अंतर का आधार है कुल उपयोगिता सामान्य धन पॉजिटिव रहती है, जबकि सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव, जीरो, शून्य और नेगेटिव भी हो सकती है। अर्थात धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक भी हो सकती है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में जो अपने टेबल बनाई थी उसमें कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और उसका डिस्क्रिप्शन जो दिया था उसमें हमने देखा था। अगला अंतर है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, यानी उसके बाद में कुल उपयोगिता में भी कमी होती हुई चली जाती है। लास्ट है सीमांत उपयोगिता ही कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को निर्धारित करती है, अर्थात जबकि कुल उपयोगिता का निर्धारण से नहीं होता। इसका मतलब है कि सीमांत उपयोगिता होती है ना, उसी से ही कुल उपयोगिता में परिवर्तन कितना हो रहा है वह दर सीमांत उपयोगिता पर ही निर्भर करता है।
आगे है कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में अंतर का महत्व है। तो अपन ने जो ये अंतर किया है इसका महत्व क्या है, क्यों अपन ये दोनों में डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो अंतर का महत्व है उसको अपन निम्नलिखित ये जो अपने को दिखाई दे रहे स्क्रीन में दो बिंदु कि मूल्य का विरोधाभास अथवा हीरापानी का विरोधाभास भी जिसको कहते हैं, और दूसरा उपभोक्ता की बचत। इन दो कारणों से मतलब अपने को इसका महत्व सिद्ध पता चल जाएगा कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को अपन क्यों फॉलो करते हैं। तो पहला है मूल्य का विरोधाभास अथवा हीरापानी विरोधाभास, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू और द डायमंड वाटर पैराडॉक्स। तो इसका मतलब ये है कि जो मूल्य है ना वो कुल उपयोगिता के आधार पर निर्धारित नहीं होता है, बल्कि इस वस्तु की सीमांत उपयोगिता के द्वारा निर्धारित होता है। कई अर्थशास्त्रियों की मान्यता थी कि किसी भी वस्तु की कीमत उससे प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता के बराबर होती है। जो पुराने अर्थशास्त्री है तथा जिन वस्तुओं के उपभोग से कुल उपयोगिता अधिक प्राप्त होगी उस वस्तु का मूल्य अधिक होना चाहिए, और जिन वस्तुओं से उपयोगिता कम प्राप्त होती है उन वस्तुओं का मूल्य भी कम होना चाहिए। परंतु वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं पाया जाता है। इसी को हम मूल्य का विरोधाभास कहते हैं, जो कि अपन हीरापानी का जो पैराडॉक्स है इसके माध्यम से अपन समझ सकेंगे। अब इस हीरापानी का उदाहरण इसलिए लिया गया है क्योंकि हम जानते हैं कि डायमंड की वैल्यू वाटर की वैल्यू से बहुत अधिक होती है, जबकि अपने जीवन में वास्तविक जीवन में अपन देखें तो हीरा तो क्या काम करता है, डायमंड तो केवल एक सजावट के रूप में काम लिया जाता है, जिसको हम सजा सके, चाहे इसको अंगूठी में पहनो, अब आप मुकुट में जड़ाओ या अपने घर में कहीं हीरे के शोपीस से उस हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन पानी क्या है, पानी तो अपने दैनिक जीवन में काम आता है। अगर अपने को एक दिन भी पानी ना मिले तो अपन कल्पना कर सकते हैं कि अपन बिना पानी के कैसे रह सकते हैं। अगर एक तो इसकी कुल उपयोगिता तो पानी की अधिक ज़्यादा है, जबकि कुल उपयोगिता पानी की अधिक है और सीमांत उपयोगिता उसके यह निर्भर करेगा कि अपने को कहाँ वो मिल रहा है, अपन कहाँ रहते हैं। जैसे कहीं पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादातर जगह, क्योंकि 70% दुनिया में पानी ही पानी है और पीने का पानी भी आसानी से सबको मिल जाता है, जबकि हीरे की उपलब्धता अपने को कम मिलती है। तो इसलिए हीरे की सीमांत उपयोगिता भी अधिक रहेगी हैं। एक इसको अपन ऐसे कहते हैं, एडम स्मिथ ने कहा है, एक वस्तु की उस सापेक्ष दुर्लभता के महत्व को भूल गया जो उस वस्तु के प्रयोग मूल्य या सीमांत उपयोगिता के निर्धारण में सहायक होता है। उन्होंने कहा कि एक हीरे की पानी की कुल पूर्ति की तुलना में जो होती है, हीरे की पानी की कुल पूर्ति तुलना में अधिक तुलनात्मक रूप से क्या है, कम है। यदि एक हीरे के टुकड़े की सीमांत उपयोगिता की तुलना पानी के एक गैलन की सीमांत उपयोगिता से करता, जबकि पानी उपलब्ध नहीं हो, तो यह विरोधाभास लुप्त या समाप्त हो जाता है। इनका कहना है कि अगर मान लो सीमांत उपयोगिता है, अगर उपलब्धता के आधार पर अपन देखिए, पानी मान लो अपने को अवेलेबल है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पर फंस गया जैसे दूर से दूर रेगिस्तान है, कोई वहाँ पर बसावट नहीं है, 20-50 किलोमीटर तक आप और वह व्यक्ति पैदल है, तो अब सोचो उसको प्यास लग रही है। अब उसके सामने ये कहे और वो उसके पास पैसे खूब पड़े, उस टाइम करोड़ों रुपए उसकी जेब में है या मान लो बैग में लदे हुए हैं, और पानी की प्यास लग रही है, वो बेहाल है। अब उस व्यक्ति को अपन कहेंगे कि लो हीरे, ये एक तरफ हीरे है, एक तरफ पानी की बोतल है, और हीरे की वैल्यू तो अपन मानते हैं कि लाखों करोड़ों में होती है, जबकि पानी की वैल्यू इतनी नहीं होती है। लेकिन उस रेगिस्तान में
अपन उससे 1 करोड़ रुपए भी अगर उस बोतल के मांगे तो वो है देने के लिए आसानी से तैयार हो जाएगा, जब उसके पास अगर उस टाइम पैसा है तो वो। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु की उपलब्धता है, वो उस टाइम उपलब्ध ही नहीं है, तो उसके लिए सीमांत उपयोगिता पानी की अधिक ज़्यादा होगी। तो ये फिर ये विरोधाभास ही समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम समझ गए होंगे कि बेशक पानी से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि इस की अधिक मात्रा में उपभोग किया जाता है, फिर भी इसकी सीमांत उपयोगिता बहुत कम होती है। इसलिए पानी की कीमत भी प्राय न के बराबर होती है। दूसरी ओर हीरो की उपलब्धता बहुत कम होती है, इसलिए उनकी कुल उपयोगिता कभी भी पूर्ण संतुष्टि बिंदु तक नहीं पहुंच पाती। हीरो से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता बेशक कम है, इसलिए उपभोक्ता सापेक्षतया इन्हें कम खरीदते हैं, फिर भी हीरो की सीमांत उपयोगिता ऊंची व पॉजिटिव रहती है। इसी कारण हीरो की कीमत भी अधिक होती है। तो ये तो रहा इनका विरोधाभास। अगर ये कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का मतलब अपन नहीं जान पाते, डिफरेंस नहीं किया जो जेवंस ने किया था, तो फिर ये संभव नहीं था। इसलिए इन अंतर का महत्व एक तो यह हो गया कि मूल्य का विरोधाभास। दूसरा है उपभोक्ता की बचत कैसे हो, इसकी जानकारी किस प्रकार से रहेगी, तो वो भी हमें इसके माध्यम से अब समझेंगे कि उपभोक्ता की बचत क्या है। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है कि ये जो कुल उपयोगिता होती है और सीमांत उपयोगिता में जो अंतर होता है, वही इस धारणा का आधार होता है। कई बार उपभोक्ता किसी भी वस्तु के लिए उसकी वास्तविक कीमत से बहुत अधिक देने को तैयार होता है और इच्छुक भी होता है, और जबकि वास्तव में वह कीमत उसकी कम अदा करता है। तो जो कीमत देने को तैयार होता है और वास्तविक कीमत है, उसी का अंतर उपभोक्ता की बचत कहलाता है। इसका मतलब यह है कि जैसे कोई भी उपभोक्ता की बचत तो कहाँ से प्राप्त, उपभोक्ता की बचत का मतलब हो गया, आप बाज़ार में गए, आपने सोचा अपन ये आइटम खरीदेंगे और इसके अपने को 1000 रुपये पेड करने हैं, उसने ऐसा अनुमान उसका लगाया, जबकि बाज़ार में उसको 1000 वाली वस्तु के केवल 600 रुपये देने पड़े, तो वह बहुत खुश होता है उपभोक्ता और समझता आज तो मैंने 400 रुपये कमा लिए, जबकि वाकई वास्तव में उसने कमाई थोड़ी है, उसके लगे नहीं, वो तो उसकी मन की एक कल्पना है। इस प्रकार से कोई भी उपभोक्ता किसी भी वस्तु की जो कीमत देने को तैयार होता है, इच्छुक होता है, और उसकी जो वास्तविक कीमत है, वह इन दोनों का अंतर उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि सीमांत इकाई से अभिप्राय अपना ये है कि उस वस्तु की अतिरिक्त इकाई से जो उपभोक्ता खरीदने को तैयार होता है, इस अतिरिक्त इकाई से पहले उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई प्रत्येक इकाई की सीमांत उपयोगिता अतिरिक्त इकाई की सीमांत उपयोगिता से अधिक होगी। इन सभी इकाइयों की सीमांत उपयोगिता के जोड़ को कुल उपयोगिता कहते हैं, परंतु कीमत के सीमांत उपयोगिता के बराबर होने के कारण उपभोक्ता द्वारा दी जाने वाली मुद्रा की वास्तविक राशि सीमांत उपयोगिता तथा खरीदी की इकाइयों की संख्या के गुणा के बराबर होगी। अतः वस्तु की इकाइयों की एक दी हुई संख्या की कुल उपयोगिता के आधार पर दी जाने वाली मुद्रा की राशि तथा उसी वस्तु की इकाइयों की समान संख्या की सीमांत उपयोगिता के आधार पर दी गई वास्तविक मुद्रा राशि में जो अंतर होगा, इसी अंतर या आधिक्य को ही अपन उपभोक्ता की बचत कहते हैं। तो इस प्रकार से वास्तविक जीवन में हम देखते हैं कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का जो अंतर करते हैं उसका बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी के आधार पर आगे की कई कंसेप्ट जो नियम चलेंगे उपयोगिता के, उनका आधार ये बनते हैं। अगर अपने को टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी में अंतर समझ में नहीं आएगा तो उन कंसेप्ट को हम आसानी से क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम सब ने कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में अंतर क्या होता है, इनमें अंतर का महत्व क्या है, तथा इसी के साथ साथ उपभोक्ता की बचत के बारे में भी अपन ने समझा कि उपभोक्ता की बचत क्या है।
आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम सब उपयोगिता विश्लेषण के जो नियम हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।